हैप्पी लाइफ दोस्तों। तो आज हम लोग का वीडियो है क्लास 9th के फिजिक्स के पहला चैप्टर यानी भौतिकी के पहला चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एकदम अच्छा से। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बात है कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेन हम लोग का मन में सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा देखते हैं और समझते हैं कि विज्ञान है क्या। देखिए किसी भी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो वास्तविक है ना, इस पर ध्यान देना हम लोग को चाहिए। यानी कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसके बारे में एकदम एक्चुअल ज्ञान, यानी एक्चुअल कहने का कि एकदम जो उसका सच्चाई वाला जो बात है, जो उसका समझिए कि वास्तविक जो ज्ञान है वही क्या है, विज्ञान है। समझ में आ रहा है। देखिए एक हम लोग का ये गाड़ी है, ठीक है, ये ट्रक है। अब ट्रक में आप देख सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, कैसे ब्रेक लगता है, कैसे आपका इधर से उधर घुमाते हैं, कैसे आगे करते हैं, कैसे पीछे करते हैं, माने इसका A to Z फंक्शन है। मैंने इसमें हर एक चीज़ विज्ञान से संबंधित है। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे आसपास में कोई भी वस्तु हो, सब के सब विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो समझिए कि हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व बहुत ही लार्ज है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा है विज्ञान का महत्व। यानी हम लोग का हर एक चप्पा पर विज्ञान है, तो हम लोग को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हाँ, एक और बात कि अगर जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान को हम लोग अगर दैनिक जीवन में अप्लाई करेंगे, लोग दैनिक जीवन कहने का अर्थ क्या कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम लोग अप्लाई करते हैं, लोग उस अप्लाई करने का अर्थ कि उसका उपयोग करते हैं, जानते हैं क्या होगा, हम लोग का जीवन एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, विज्ञान तो समझ में आ गया क्या है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग का है कि विज्ञान कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान के प्रकार हम लोग को जानना है। तो देखिए विज्ञान को दो भाग में ऐसे ही बांट दिया गया है। कौन कौन? एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। अब देखिए इस भौतिक विज्ञान में भी दो भाग इसका भी बांटा गया है। कौन कौन? एक भौतिकी और एक रसायन शास्त्र। ठीक है, तो ये जो हम लोग का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं लोग, तो ये भौतिकी का पहला चैप्टर है। समझ में आ गया? तो भौतिकी हो गया, उसके बाद रसायन शास्त्र हो गया। ठीक है, और उसके बाद जीव विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो देखिए हम लोग भौतिकी अभी पढ़ रहे हैं, लोग आगे पढ़ेंगे लोग इसके परिभाषा के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए रसायन शास्त्र हम लोग का विषय है ही, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी ये सब भी हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना है। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब मेन बात है कि भौतिकी कहते किसे हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान तो हम लोग जानते हैं कि पढ़ना है, लेकिन हम लोग भौतिकी कहेंगे लोग किसे? तो देखिए इसका सिंपल परिभाषा है, एग्जाम में भी एकदम हूबहू आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं लोग। देखिए इसका सिंपल परिभाषा है कि भौतिकी क्या है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटना का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। समझ में आ रहा है? देखिए प्राकृतिक मतलब क्या? जो भगवान द्वारा बनाया गया हो। अब प्राकृतिक घटना क्या? जो भगवान द्वारा घटना माने किया जाता हो। ठीक है, तो उस सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग देखते हैं कि बादल गरजता है, तो पहले तो हम लोग भगवान के भरोसे मानते थे कि बादल गरजता है, पानी बरसता है, ये सब भगवान के भरोसे पहले था। लेकिन हम लोग उसको अध्ययन किए लो, उसके बारे में जाने लो कि नहीं, बादल आपस में घर्षण करता है, तो उसमें से आवाज़ उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, बारिश होता है, तो ये सब हम लोग अध्ययन किए लो, तो हम लोग जाने लो। तो यानी प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटना का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक नोट करके बात लिखा गया है कि प्राकृतिक घटना के अलावा भी बहुत कुछ फिजिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे हम लोग सब अध्ययन करेंगे लोग, क्योंकि ये तो है फिजिक्स का ही आपका चैप्टर है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आगे जब हम लोग बढ़े लो, तो इसमें एक टॉपिक है वैज्ञानिक विधि। तो देखिए वैज्ञानिक विधि कहने का सेंस है कि किसी भी चीज़ के बारे में वैज्ञानिक कैसे सोचता है,
कैसे देखता है, वैज्ञानिक इससे काम करते हैं कोई भी मैंने घटना के बारे में। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वैज्ञानिक विधि का पहला नियम है, पहला स्टेप है कि घटनाओं को सावधानी से देखना, यानी कहने का अर्थ है कि उसे प्रेक्षण करना। समझ में आ रहा है? देखिए, घटनाओं को हम लोग आसानी से देखेंगे, यानी कोई भी घटना हो गया, जैसे बिजली कड़क रही है, ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं है कि क्यों बिजली कड़क रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन कोई वैज्ञानिक होगा तो वो इसको देखेगा एकदम ध्यान से, क्या करेगा, एकदम ध्यान से देखेगा कि आपका ये बिजली कड़क रही है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखेगा और उसको देखेगा यानी उसको प्रेक्षण करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका संभव माने जो भी संभव हो सकता है उसका अनुमान लगाएगा, माने वो उसका दिमाग जहाँ तक चल सकता है, जो भी संभव हो सकता है उसका अनुमान लगाएगा कि हाँ, जैसे बिजली कड़क रही है तो कहीं घर्षण हो रहा होगा बादल में, तो वहीं से चिंगारी निकलती है, वहीं से आवाज़ भी निकलता है, तो ये सब अनुमान लगा लिए, ठीक है। यानी पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, वो घटनाओं को एकदम सावधानी से देखा, यानी प्रेक्षण किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कारण को अनुमान लगाया कि उसमें कारण क्या हो सकता है, संभवतः अब तो देखा नहीं है लेकिन ऐसा ही अनुमान लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अनुमान लगा लिया, तब तीसरा विधि आता है कि उन कारणों की जांच करना। अब मान लेते हैं कि हम कुछ अनुमान लगा लिए, तो ऐसा ही ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ अनुमान लगाए हैं तो गलत भी लगा सकते हैं, सही भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम अपने अनुमान को जांच करेंगे प्रयोग करके, ठीक है। तो वहीं तब मानते हैं बिजली जो हुआ उसका जांच किया गया कि वास्तविक कारण क्या है, ठीक है। तो जब जांच होगा तो कोई ना कोई निष्कर्षण पर पहुंचेगा ही ना। अब देखेगा ही ना जांच करने के बाद कि क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, क्यों बिजली चमकता है, यानी वही जांच के आधार पर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे, जब किसी भी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाएंगे लोग कि इस घटना का कारण यही था, ठीक है, जब पहुंचेंगे लोग तो पीछे हम लोग अनुमान भी लगाए थे लो ना, तो अनुमान लगाए होंगे लो तो हम लोग का सोच विचार बदल गया होगा, हम लोग तो यही सोच लिए होंगे लो कि हम जो अनुमान लगाए हैं वो सही होगा। अगर जो मानते हैं कि प्रयोग द्वारा जांच के आधार पर वो अनुमान गलती हो गया, तो क्या होगा, हम लोग को विचार में, सोच में जो बदलाव मैंने करना होगा वो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 5 गो वैज्ञानिक विधि होता है, हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए और इसको याद भी रखना चाहिए और इसे दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब मेरे कहने का अर्थ है दैनिक जीवन में उपयोग करने का अर्थ है कि देखिए कोई भी चीज़, कोई भी घटना आप देखिए कहीं आगे लग गया, ठीक है, उसको देखिए, तो उसको एकदम ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए, ठीक है। अब देखने के बाद उसे कारण का पता लगे क्यों आग लग गया, जब आग के कारण का पता लग गया उसके बाद देखिए कि उसे कैसे बुझाया जा सकता है, यानी एकदम जिस तरह ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है वैज्ञानिक को, उसी तरह हम लोग को भी सोचना चाहिए कोई भी घटना देखकर। तो जब ये बात हम लोग सोचेंगे लोग तो विज्ञान दैनिक जीवन में अप्लाई होने लगा, अप्लाई होने का अर्थ की उपयोग होने लगा। अगर दैनिक जीवन यानी रोजमर्रा के जिंदगी में इसको उपयोग कीजिएगा तो क्या होगा, बहुत ही जिंदगी सरल बन जाएगी। सरल बन जाएगी का अर्थ कि एकदम अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि वैज्ञानिक विधि क्या होता है, आपका फिजिक्स क्या होता है यानी भौतिकी क्या होता है। 2 टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। देखिए अगला टॉपिक जानने से पहले 2 बात जान लीजिए नोट करके, ठीक है। इसको लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना तो है ही। देखिए नोट करके इस जान लीजिए। देखिए एक वैज्ञानिक थे, कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। वो वैज्ञानिक यही है, इनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है। तो ये बोले थे कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए ये बोले थे कि विज्ञान जो है ना, विज्ञान एक निरंतर माने लगातार, ठीक है, लगातार चलने वाली मानवीय प्रक्रिया, यानी मानवीय मतलब मानव द्वारा, प्रक्रिया मतलब क्या, यानी मानव द्वारा वो किया जाता है। यानी विज्ञान क्या है, एक लगातार चलने वाली मानव के द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रक्रिया है। प्रक्रिया मैंने काम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना समझ में आ रहा है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया, यानी मानव द्वारा ही विज्ञान को चलाया जा सकता है। मतलब मानव कुछ भी चीज़ का खोज नहीं करेगा तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा। अब हम लोग ये भी देखते हैं
हैं कि कोई भी वस्तु ले लिए, ये मोबाइल हो गया, हम सब मोबाइल से पढ़ते हैं लोग, तो मोबाइल हो गया, तो मोबाइल के पीछे कितना विज्ञान लगा है हम लोग नहीं जानते हैं लोग। बस हम लोग केवल मोबाइल देखते हैं लोग और इसका प्राइस देखते हैं लोग 10,000, 30,000, 40,000 बस। लेकिन इसके पीछे कितना मेहनत हुआ है, इसको डेवलप करने में कितना मेहनत हुआ है, ये हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, यानी मानव के द्वारा वो क्या होता है, वो चलता है। ठीक है, लगातार चलता है। ठीक है, तो अब चलिए एक और बात यहाँ पर जानिए कि जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे में बहुत बोला जाता है कि अमेरिका ये वैज्ञानिक है, अमेरिका के ये वैज्ञानिक है, भारत के ये वैज्ञानिक है, क्या आपके ब्रिटेन के ये वैज्ञानिक है, चाइना के, तो ऐसे बोला जाता है कि हाँ ये वैज्ञानिक किसी देश के हो गए। ठीक है, अच्छा ये भी बोला जाता है कि ये वैज्ञानिक के आपका बहुत पहले ये माने कोई भी सामान माने कोई भी चीज़ को खोज कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये बात बोला गया है कि जो वैज्ञानिक होते हैं ना वो किसी देश के या किसी एक समय के लिए नहीं होते। बात को एकदम यहाँ पर गौर कीजिए, ये गौर करने वाला बात है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी देश के, ठीक है, या किसी एक समय के नहीं होते। यानी कहने का सेंस है कि जो वैज्ञानिक होते हैं ना, मान लेते हैं कि भारत के कोई वैज्ञानिक हो गए और वो बहुत ही अच्छा सामान खोज दिया, चलिए इसको छोड़ दीजिए, वो मैंने ऐसे खोज दिए जैसे अभी कोरोना वायरस है, ठीक है, वो ऐसा दावा बना दिए कि कोरोना वायरस एकदम जल्दी खत्म हो जाता है। तो अब बताइए कि ये दावा जो बना दिए तो किसी भारत देश के लिए, मैंने बहुत तो भारत देश के हैं तो पहले तो भारत देश के लिए बनाएगा कि हाँ ये भारत में पहले हो जाएगा, लेकिन उसके बाद और भी देश में तो जाएगा, पूरा दुनिया में तो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा है तो जाना एकदम जरूरी है। तो यानी यही बोल रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक जो हैं किसी एक देश के नहीं होते, किसी एक समय के लिए नहीं होते। अब मान लेते हैं कोरोना वायरस के दवा ये अभी खोज दिए, अभी बना दिए, तो बाद में भी कोरोना वायरस आएगा तो वो होगा ना, उसका उपयोग ये होगा ना, इसका उपयोगी ये दवा, तो वही बात है। तो ये बात हम लोग को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि भौतिक राशियाँ क्या है। ठीक है, क्या भौतिक राशियाँ क्या है, तो देखिए भौतिक राशि में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप ये सुने होंगे कि हाँ ये लंबाई है, ये द्रव्यमान है, समय है, आयतन है, बल है। अरे गांव में तो सब कुछ सुनता होगा, शहर में सुनता होगा कि हाँ इतना लंबा वाला ये छड़ हो गया, इतना लंबा ये रास्ता हो गया, इतना द्रव्यमान वाला यानी वजन वाला ये वस्तु हो गया। ठीक है, हमको 4 घंटा समय लग गया इधर से उधर जाने में, हम 4 घंटा समय बर्बाद किए, इस पर बहुत सारा बल लगा रहे हैं लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। तो ये सब जितना है ये सब क्या है, ये राशि है, लेकिन ये सब इसका परिभाषा नहीं है, केवल आप लोगों को बताया। तो देखिए परिभाषा इसका सुनिए कि भौतिक के नियमों को, परिभाषा देखिए ध्यान से सुनिए कि भौतिक के नियमों को जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। देखिए हम इतना उम्मीद करते हैं कि परिभाषा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। एक आप लोग को सूत्र याद होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। तो ये जो है ये एक भौतिक के नियम है। अरे नियम ना है, चाल बराबर दूरी बटा समय नियम है। तो देखिए किसके द्वारा व्यक्त हुआ है, चाल के द्वारा व्यक्त हुआ है, दूरी के द्वारा व्यक्त हुआ है, समय के द्वारा व्यक्त हुआ है। तो इसी तरह भौतिक में, माने भौतिक साइंस में, भौतिक विज्ञान में जितना भी आपका नियम है, जितना भी कानून है, वो जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है या जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा आप कोई भी फार्मूला उठाकर देख सकते हैं, जितना भी फार्मूला है भौतिक के कोई भी फार्मूला उठाकर देखिएगा उसमें जो रहेगा वो सब के सब क्या है, राशि ही है। समझ में आ रहा है, तो राशि समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राशि के तो आपका एग्जाम्पल नहीं ना हो गया, अभी बताए थे लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन, बल, ये सब क्या है, ये सब राशि है, क्योंकि इसी के माध्यम पर, इसी के ऊपर फिजिक्स डिपेंड है। समझ में आ रहा है, डिपेंड मतलब क्या, कमेंट में कीजिए, हमको नहीं पता, यानी इसी पर आधारित है। ठीक है,
चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि भौतिक राशि कितना प्रकार का होता है। अब देखिए भौतिक राशि को दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? एक आधारी राशि, ओहो भाग गया, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। समझ में आया? एक कौन व्युत्पन्न, एक कौन आधारी। अब यहाँ ये सवाल आता है कि आधारी राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि आधारी राशि क्या है। देखिए आधारी राशि क्या है, जानने से पहले हम लोग को ये बात जानना होगा कि आधारी राशि का और सारा भी नाम है। कौन कौन? तो देखते हैं कौन कौन है भाई। देखिए एक स्वतंत्र राशि है, एक मूल राशि है। समझ में आ रहा है? देखिए ये जो लड़का हाथ फैलाकर पानी के आगे नदी के किनारे खड़ा हुआ है, वो क्या दिखाना चाह रहा है कि हम एकदम स्वतंत्र हैं, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी आधारी राशि कहने का अर्थ कि वह राशि जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। स्वतंत्र मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो क्या है? आधारी राशि है। ठीक है, आगे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जिसमें लंबाई हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब अपने आप में स्वतंत्र है। समय है तो समय बढ़ेगा ही, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समय अपना हमेशा चलते रहेगा। आप पढ़िए तो, फिल्म देखिए तो, कुछ भी कीजिए, समय चलते रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हम मानते हैं कि 1 किलो का द्रव्यमान है तो किलो का द्रव्यमान है ही, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, कम बेस कोई कर दे। लंबाई है तो लंबाई है ही, 100 मीटर का है तो 100 मीटर का है ही, कोई ये भी नहीं कि मान लेते हैं कि उसको एकदम कम कर देगा। मान लेते हैं कि दिल्ली से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एकदम ये जो वाला है, मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर जब है तो कोई अब इससे जाता तो कोई कम कर नहीं सकता है। मान तो ये कोई शहर है, ये मानते हैं दिल्ली शहर है, तो दिल्ली को उठाकर यहाँ थोड़ी ला सकता है, नहीं ना। यानी ये सब क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी के ऊपर आधारित नहीं है, यानी ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। तो यानी वह राशि जो स्वतंत्र होती है उसे क्या बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं, और उसे ही स्वतंत्र राशि बोलते हैं, और उसे ही मूल राशि भी बोलते हैं। कुछ बतिया समझ में आया? नहीं आया? कैसे नहीं आया? समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि व्युत्पन्न राशि क्या है। क्या? व्युत्पन्न। इसमें देखिए व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, यानी किसी से ये उत्पन्न हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका परिभाषा होगा कि वह राशि जो आधारी राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी आधारी राशि से बना होगा, यानी आधारी राशि से उत्पन्न हुआ होगा, वही क्या है, व्युत्पन्न राशि है। कुछ समझ में आया? जैसे में देखिए यहाँ पर ये जो है इनका एज ज़्यादा हो गया, तो ये अपने क्या लड़के के सहारे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये लड़का जो है छोटा है, तो अपने पापा के सहारे कोई भी काम कर रहा है। यानी व्युत्पन्न राशि दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, यानी दूसरे के ऊपर आधारित है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, ये व्युत्पन्न राशि हुआ। जैसे में क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए कि चौड़ाई कम कीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, लंबाई कम कीजिएगा तब वो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यानी क्षेत्रफलवा क्या लंबाई के ऊपर चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है कि नहीं, डिपेंड करने का कि उस पर आधारित है कि नहीं, इसी के चलते कम बेस हो रहा है कि नहीं। यानी ये दूसरे के ऊपर आधारित है, तो जो दूसरे किसी के ऊपर आधारित रहेगा यानी वो दूसरे किसी से उत्पन्न हो रहा है, यानी जो क्षेत्रफल है ये लंबाई से और चौड़ाई से उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए व्युत्पन्न राशि कह देंगे। समझ में आ रहा है? उसी तरह आयतन हो गया, और उसी तरह आपका बल हो गया। देखिए बल के यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने वाले आदमी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा मात्रक, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।